राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय और स्मृति मंदिर पर रेडियो एक्टिव हमले की धमकी मिली है। एक गुमनाम पत्र में DSS नाम के संगठन की ओर से यह धमकी दी गई है। पत्र को नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल को भेजा गया। इसमें दावा किया गया है कि RSS मुख्यालय रेसिम बाग स्मृति मंदिर और नजदीकी मेट्रो स्टेशन पर CGM 137 नामक रेडियो एक्टिव पाउडर डाला गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है क्योंकि मामला बहुत ही सेंसिटिव है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में अभी तक कुछ भी संदिग्ध मिला नहीं है। जानते हैं रेडियो एक्टिव पाउडर क्या है और यह कितना खतरनाक है। नमस्कार, मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। CGM 137 क्या है और यह कितना खतरनाक। द न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के अनुसार CGM 137 एक हाई रेडियो एक्टिव तत्व है जो यूरेनियम या प्लूटोनियम के नाभिकीय विखंडन के दौरान बीटा और गामा विकिरण निकलते हुए टूटता रहता है। यह ठोस नमक जैसा अवस्था में दिखाई देता है। कैप्सूल के टूटने पर यह आसानी से फैल सकता है और रेडियो एक्टिव विकिरण फैला सकता है। CGM 137 पाउडर के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को यह घाव वाली त्वचा, सांस लेने और दूषित भोजन के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है। जब CGM 137 शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर के कई अंगों के कोमल ऊतकों में जमा हो जाता है और इन अंगों में विकिरण फैला देता है। इससे उन अंगों में कैंसर तक का खतरा होता है जहां CGM 137 जमा होता है। आसानी से भाप बनकर उड़ना बेहद घातक। CGM 137 का प्रोडक्शन बमों और रिएक्टरों जैसे परमाणु विखंडन प्रोसेस में होता है। यह आसानी से भाप बनकर उड़ जाता है। ऐसे में यह बेहद गर्म वातावरणों से आसानी से फैल सकता है जिससे यह पैंक्रियाज में जमा होकर बेहद घातक हो सकता है। अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए या जानबूझकर इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह और भी बेहद घातक हो सकता है। यह पानी में आसानी से घुल जाता है जिससे इसका खतरा बढ़ जाता है। मरीजों को ब्लड चढ़ाने में होता है इसका इस्तेमाल। डॉक्टर CGM 137 का इस्तेमाल सीजियम क्लोराइड नमक के रूप में करते हैं। मरीजों को ब्लड चढ़ाने से पहले उनकी रेडियोथेरेपी की जाती है ताकि ब्लड चढ़ाने के दौरान ग्राफ्ट बनाम होस्ट रोग न हो सके, जो बेहद दुर्लभ टाइप की बीमारी होती है। इस बीमारी में श्वेत रक्त कोशिकाएं प्राप्तकर्ता के ऊतकों पर हमला करती हैं। ऐसे में CGM क्लोराइड से ट्रीटमेंट किसी की जिंदगी को बचाने में सहायक होता है। पानी में घुलनशील होने के चलते बेहद खतरनाक। दुर्भाग्यवश CGM क्लोराइड नमक का दुरुपयोग दुर्घटनावश या जानबूझकर किए गए आतंकवादी कृत्य के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। यह पदार्थ टेल्कम पाउडर, या आसानी से कहें तो जो पाउडर ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर यूज किया जाता है, उसमें यह फैल सकता है और पानी में भी बेहद घुलनशील होता है। यह इतना ज्यादा रेडियोधर्मी है कि यह कंक्रीट जैसी सतहों पर, यानी कि सख्त से सख्त सतहों पर आसानी से चिपक जाता है। CGM 137 की अर्ध आयु, यानी ये कितने लंबे समय तक एक्टिव रहता है, जिसका मतलब यह है कि लंबे समय तक एक्टिव रहता है, यानी वो 30 वर्षों तक रहता है। आसानी से समझा जा सकता है कि इसका इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। CGM 137 को कैसे करते हैं आतंकी इस्तेमाल। अगर आतंकवादी CGM 137 पाउडर को हासिल कर लेते हैं, जैसा कि इस घटना में भी जिक्र है कि जिस संगठन ने गुमनाम लेटर आया है वो एक आतंकवादी संगठन हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, तो वह इसका इस्तेमाल हवा में विकिरण फैलाने वाले उपकरणों में कर सकते हैं। जैसे कि डर्टी बम में भी CGM क्लोराइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे हथियार सीधे संपर्क में आने वाले लोगों को मार सकते हैं या उन्हें घायल तो निश्चित ही कर सकते हैं। एक बड़े इलाके में यह लंबे समय तक रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैला भी सकते हैं। CGM 137 के चलते 11 लाख लोगों को कराना पड़ा था इलाज। जी हाँ, CGM 137 से जुड़ी कई वैश्विक घटनाएं हुई हैं जो इस रेडियोधर्मी आइसोटोप के गंभीर जोखिमों को बखूबी बयां करती हैं। याद करिए 13 सितंबर 1987 की वो तारीख जो ब्राजील के गोयाना में CGM 137 से भरे एक कैप्सूल के फटने से 4 लाख लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह लैटिन अमेरिका के इतिहास का सबसे भीषण रेडियोलॉजिकल आपदाओं में से एक था। इस घटना ने इस आइसोटोप से पैदा हुए जोखिम को बखूबी उजागर किया था। बड़े पैमाने पर संदूषण के कारण कई इमारतों को ध्वस्त करना पड़ा और लगभग 1,12,000 लोगों ने विकिरण के संपर्क में आने के डर से इलाज करवाया। CGM 137 के हेल्थ के साइड इफेक्ट, जो कि आसान भाषा में कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि उल्टी, भूख न लगना, पेट दर्द, दस्त, डिहाइड्रेशन, त्वचा सूजती है और गलने लगती है।
बालों का झड़ना, मुंह का सड़ना, भ्रम, दौरे पड़ना और कोमा और अंत में मौत। बचाव के क्या उपाय हैं? किसी भी वस्तु को छू लेने के बाद जो सीजियम 137 से इफेक्टेड है, संक्रमण को कम करने के लिए आंखों को सबसे पहले साफ पानी से धोया, हाथों को धोएं, नहाएं, बाल धोएं, तुरंत कपड़े बदलें। रेडियोधर्मी प्रदूषण की जांच के लिए कपड़ों को सीलबंद थैली में रखें। जी हां, जिस कपड़े को आपने पहना हुआ था जब आप किसी सीजियम 137 से संपर्क में आए प्रोडक्ट को आपने छुआ था। स्वास्थ्य की निगरानी करें और रेडियोधर्मिता के प्रसार को नियंत्रित करें। किसी भी वस्तु को न छुएं, धूम्रपान न करें और खाना पानी बेहद कम करें। क्या है सीजियम 137 का कोई इलाज? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में कहा गया है कि गोयाना घटना से सीजियम 137 के इलाज के एक ऐसे तरीके के बारे में जानकारी मिलती है जो बहुत हद तक उस समय सफल रही थी। यह इलाज फेरिक फेरोसाइनाइड के जरिए होता है, जिसे आसान भाषा में प्रशियन ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। यह एक धातु कार्बनिक ढांचा पदार्थ है। विद्युत रसायनज्ञ और बैटरी वैज्ञानिक लंबे समय से इलेक्ट्रोक्रोमिक उपकरणों में प्रशियन ब्लू की संरचना का उपयोग करते आ रहे हैं, क्योंकि पोटेशियम और सीजियम जैसी क्षारीय आयन इसकी संरचना में तेजी से समाहित हो जाते हैं। प्रशियन ब्लू में इन आयनों के प्रति इतनी ज्यादा आत्मीयता होती है कि गोयाना घटना के दौरान बाद में इसे सीजियम 137 के संपर्क में आने वालों का इससे इलाज किया गया था। उन्हें हर दिन 10 ग्राम तक प्रशियन ब्लू की खुराक दी गई थी। गोयानिया घटना के बाद बचे लोगों के विश्लेषण में यह पाया गया, मतलब उनके ट्रीटमेंट की एनालिसिस में पाया गया कि प्रशियन ब्लू की से सीजियम 137 के संपर्क में आने से लगभग 70% लोगों की कमी आई थी, यानी कि उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ था जो इसके संपर्क में आए थे। हालांकि ये सभी खुराक जांच के बाद डॉक्टरों की सलाह पर दी गई थी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।